हम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नए DGISI तैनात कर दिए गए। हुकूमत ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नए DGISI तैनात कर दिए गए। हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। जी अपडेट कीजिएगा तारिक चौधरी। जी नए DGISI का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI पर मुकर्रर किया है। इसकी मंजूरी जो है बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है और इस हवाले से इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। अब इस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो होंगे वो डायरेक्टर जनरल ISI के तौर पर काम करेंगे। जी तारिक साहब, ये लॉन्ग अवेटेड डिसीजन था, होना ऐसा ही था और इससे पहले बड़ी इसके ऊपर सियासत भी हुई, फिर इंटरव्यूज के हवाले से भी बात हुई, तो अब तमाम तर चीजें जो है वो सेटल हो जानी चाहिए। क्या कहेंगे इस पे, तज्जिया आपका चाहूंगा जरा। जी बिल्कुल, इसमें वैसे भी कोई ऐसी चीज पहले भी नहीं थी जो सेटल ना हो। 6 अक्टूबर को जारी किया गया था एक फैसला था और उसके बाद उस पर अमल दरामद के हवाले से आपको याद होगा कि काबीना का इजलास हुआ और काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग दी वज़ीर इत्तलात ने कि उसमें कुछ कानूनी मसाइल थे और वो कानूनी मसाइल दूर कर लिए गए। कानूनी मसाइल दूर करने के बाद जो है वो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो वो उसी को अगर देखें उस प्रोसेस को कि आज 26 अक्टूबर है, तो वो प्रोसेस जो है उसको मुकम्मल करने के बाद जो मुशावरत थी या जो दीगर उसके लवाज़मात थे वो पूरे कर लिए, तो अब वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसमें लिखा है नोटिफिकेशन में कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम हिलाले इम्तियाज मिलिट्री एज डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस विद इफेक्ट फ्रॉम 20 नवंबर 2021, यानी 30 नवंबर 2021 से उनकी जो DGISI के तौर पर कर रही है वो दैट विल बी इफेक्टिव। और उसके बाद जो है वो इसमें ये भी बताया गया है इस नोटिफिकेशन में कि प्राइम मिनिस्टर के पास इस हवाले से एक पैनल आया और उसमें लिखा गया है इस नोटिफिकेशन में कि फ्रॉम द पैनल ऑफ ऑफिसर्स एट पैरा 6 ऑफ द समरी, यानी वो एक पैनल गया उनके पास प्राइम मिनिस्टर के पास और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने मुशावरत के बाद जो है वो नदीम अंजुम साहब को DGISI जो है वो, यानी 19 नवंबर तक DGISI जो है वो जनरल फैज हमीद साहब ही रहेंगे। देखिए इमरान, जो मैं तो आपको वो एक कररनामा जो है नोटिफिकेशन पढ़ के सुना रहा हूँ कि उसमें लिखा गया है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 20 नवंबर 2021 फ्रॉम द पैनल ऑफ ऑफिसर्स एट पैरा 6 ऑफ द समरी द इनकम। अगला जो आपने सवाल किया, द इनकम्बेंट डायरेक्टर जनरल ISI should continue to hold charge as a Director General Inter Services Intelligence till 19th November of 2021। यानी आपने जो सवाल किया उसका जवाब भी इस नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप मौजूद हैं। आसमा शिराजी ने भी हमें ज्वाइन किया। एक मच अवेटेड ऐलान जो आज कर दिया गया बिलाखिर, और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है नए DGISI तैनात कर दिए गए। 20 नवंबर से वो अपना चार्ज संभालेंगे। टिल देन 19 तारीख तक जो है जनरल फैज हमीद ही जो है वो DGISI होंगे। क्या कहेंगी आसमा शिराजी, एक इस क्लियर हो जानी चाहिए सारी चीजें। जी बिल्कुल, जाहिर है कि जनरल नदीम अंजुम का जब इंतखाब हुआ था और उनकी जो पोस्टिंग हुई है DGISI, तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये पहले तो बिल्कुल खामोशी हुई और उसके बाद फिर दस्तखत हुई और उसके बाद फिर ये कहा गया था कि असम्बली भेजी जाए, जिसके बाद हम जो है उस पर फैसला करेंगे। तो उनको असम्बली भेज दी गई दोबारा से, जो कि पहले से एक वर्बल कमिटमेंट भी थी और जब इस पोस्टिंग से पहले मुलाकात प्राइम मिनिस्टर की आर्मी चीफ की हुई थी उसके अंदर थी, दोनों ने ये तय कर लिया था। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि हुकूमत और खास करके जो नोटिफिकेशन का मामला था वो डिले होता चला गया, तो फिर असम्बली भी भेज दी गई, लेकिन उसके बावजूद ये मामला जो था वो अपनी जगह पे मौजूद था। तो ये तो तय था कि जनरल नदीम अंजुम ही जो है वो DGISI होंगे और आज आपने देखा कि वही DGISI हैं। लेकिन इस दौरान जो असम्बली की बात हो रही थी, बाकी नामों की और इंटरव्यूज की बात भी आई थी,
वो हमने बीच में कहीं पे भी नहीं देखा। आज जो नोटिफिकेशन हुआ, इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो 20 तारीख रखी गई है नवंबर की, जिसमें के जो DGISI हैं वो अपनी इस पोस्टिंग के ऊपर आएंगे। 25 दिन है, अब से 25 दिन है, 25 दिन बाद जी। और जनरल फैज जो है वो फिर उसके बाद 20 नवंबर के बाद वो अपनी कोर को, जो कि पेशावर कोर है, 11 कोर कहा जाता है, उसको वो संभालेंगे और वहां पे वो अपनी जो पोस्टिंग है उसके ऊपर जाएंगे। ये आपको याद रहे कि अब जो इसके बाद की यानी 20 नवंबर तकरीबन नवंबर 22 में चीफ जो है वो रिटायर होंगे, तो जाहिर है कि 1 साल का अरसा होता है कोर को लेने के लिए भी। और अब अगर जनरल फैज जाएंगे कोर को संभालेंगे तो 1 साल पूरा उनको हो जाएगा नवंबर 22 के अंदर भी। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें। और इसके साथ साथ मगर जो बीच में तनाव आया इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि ये इसमें काफी ज्यादा जो था वो एक सेटल्ड चीजें थी, ये तय चीजें थी, और जो कमिटमेंट थी वो भी प्राइम मिनिस्टर की और उनकी हो चुकी भी थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि इस्लामाबाद की तरफ से पीछे हटा गया इस मामले के ऊपर, इसमें डिले किया गया, इसमें ताखीर की गई, और उसकी कोई रीजन जो थी वो हमें सुनने को नहीं मिली कि किस रीजन की वजह से जो है वो इतना ज्यादा जो है वो ताखीर हो रही है। बिलाखिर आज वज़ीर आज़म सुबह सऊदी अरब से पहुंचे हैं और उसके बाद से जो है वो ये गुफ्तगू उनकी हुई है, आज मीटिंग हुई है, जिसमें बाद में DGISI जो इस वक्त के हैं जनरल फैज वो भी वहाँ पे पहुंचे और उस मुलाकात के अंदर फिर बाकायदा जो है वो तय कर लिया गया। क्योंकि इसमें सबसे अहम बात यह है, इमरान के जो पोस्टिंग फौज की होती है, फौज की अपनी एक पैटर्न, एक सेट टाइमिंग के हिसाब से होती है, उसमें किसी की चॉइस नहीं होती, वो एक लगे बंदे अंदाज में होती है जिसको के फॉलो करना होता है। तो पूरी चेन ऑफ कमांड जो है वो इफेक्ट हो रही थी इस फैसले की ताखीर से। सारी कोर जितनी भी फारिग हुई है इस वक्त, वो सब कोर कमांडर्स नए जो है उन्होंने अपनी कमांडें संभाली हैं। लेकिन जो जाहिर है पेशावर कोर इस वक्त सबसे अहम कोर है, वो जनरल फैज के पास उनको वो कोर दी गई थी। वो अब 20 नवंबर तक जो है वो डिले है। देखना यही है कि अगर वो 20 तारीख तक यहाँ पे हैं तो जाहिर है उनको एक्स्ट्रा उस पे कोर पेशावर कोर भी देखना पड़ेगी, और या फिर ये कि वो सिर्फ यहाँ पे ही मामला को देखेंगे। आसमा एक चीज और कि ये 6 अक्टूबर का फैसला 26 अक्टूबर को जो है वो तस्लीम किया गया या मंजूर हुआ या वैट हुआ, और अगले 25 दिन बाद यानी 20 नवंबर को एक्सेप्टेंस होगी या वो अपना चार्ट संभालेंगे, तो टाइम गेन ऑलमोस्ट 1.5 से पौने 2 महीने का इसमें हो गया है। बिल्कुल हो गया है, और इससे बहुत ज्यादा जो है वो मामलात खराब भी हुए हैं, सिविल मिलिट्री तनाव भी पैदा हुआ है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है, इमरान के इस पूरी ताखीर का कोई सबब, कोई रीजन, कोई वजह अभी तक मंजर आम पर नहीं आई कि क्यों इतनी ताखीर की गई, और इतने अहम इदारे की जो पोस्टिंग्स हैं, तकरीरियां हैं, तैनातियां हैं, उसके अंदर इतने लाल से काम क्यों लिया गया। ये वजीर आजम के इख्तियार में था या नहीं, लेकिन इसके अलावा आप बिल्कुल होना चाहिए था भी। लेकिन कैबिनेट डिवीजन जो है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, वो अनाउंसमेंट करती है या कोई और तरीकाकार होता है, बहुत ही सादा तरीकाकार है, इसमें कोई किसी तरह की जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं गई। पहले भी हमने मुख्तलिफ वज़राए आज़म से जो साबिक हैं उनसे हम पूछते रहे हैं कि किस तरह से जो है तैनाती होती है DGISI की, तो बाहमी जो एक बातचीत होती है, एक राब्ता होता है, उसके जरिए से ही इन मामलात को तय कर लिया जाता है कि कौन DGISI होगा। और ये हमारी इत्तला के मुताबिक इस पूरे प्रोसेस में कई बार अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि आप चूंकि कोर कमांडर्स रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा तैनाती करनी है, जनरल फैज को कोर भेजना है, लिहाजा इसको जल्द अज जल्द किया जाए। लेकिन ये ताखीर इसमें होती चली गई, और फिर आपने देखा 2-2 महीने का टाइम पीरियड भी लिया गया। और फाइनली जब प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, उसमें कुछ मामला तय कर लिए गए जो हमारे जराए बताते हैं, जो इत्तलात हैं। और उसके बाद जब नोटिफिकेशन आया और ISPR की प्रेस रिलीज आई, तो एकदम से आपने रिएक्शन देखा हुकूमत की तरफ से कि वो एक यू टर्न जो है वो लिया गया उसके ऊपर। ये सब चीजें जो होती हैं ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती हैं, इसका कोई रिटन फॉर्मेट जो है वो हमें ताहाल तो नजर नहीं आता। इतने दिनों की बहस में आपने भी देखा होगा। तो ये अब इसको इशू क्यों बनाया गया, एक नॉन इशू को इशू बनाया गया, एक सेटल मामले को अनसेटल करने की कोशिश की गई। और इसकी रीजन जो है वो बड़ी वो जब जाहिर है कि उसकी वजूहात हुकूमत को बतानी चाहिए,
اور بتانی پڑیں گی کہ کیوں اب تک جو ہے یہ اس معاملے کو اتنا کنٹروورشل کیا گیا کہ پوری دنیا کے اندر یہ خبریں فلیش ہوئی. بہرحال مانی تو وہی گئی کہ جنرل ندیم انجم کو ہی آنا تھا DGISI, اور فوج کے اندر کی جو روٹیشن اور ان کی پروموشنز اور ان کے جو ٹرانسفرز ہیں اس کے اندر کوئی اور میکنزم نہیں ہوتا, بلکہ ادارے کا اپنا ایک میکنزم ہے. اس میکنزم کے تحت یہ بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی گئی تھی کہ ان کی طرف سے DGISI جو ہے وہ ندیم احمد انجم ہی ہوں گے, اور آج آپ نے دیکھا کہ ندیم احمد انجم صاحب ہی جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہی DGISI اب جو ہے وہ بنا دیے گئے. بہت شکریہ آصفہ, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. شوکت پراچا سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. پراچا صاحب, ایک پارشل ٹرانزیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹ پہ جو ہے وہ ایک منظوری ہو گئی کہ جناب 20 تاریخ کو چارج سنبھال لیں گے, اور کیا کہیں گے کیونکہ اسموتھ ٹرانزیشن تو یہ نہیں تھی. اگر اسموتھ ٹرانزیشن ہوتی تو اتنا معاملہ جو ہے اتنی زیادہ اس کے اوپر پالیٹکس نہیں ہوتی یا اس کے اوپر کہا سنا نہیں جاتا. پراچا صاحب دیکھیے, اگر ایک سینٹینس میں یہ سارا ڈیفائن کروں تو وہ سینٹینس یہی ہے کہ عمران سلطان یہ ساری چیزیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں. میری پوری زندگی جرنلزم میں گزری ہے, اور یہ جو سبجیکٹ ہے سول ملٹری ریلیشن کا, یہ اس ملک کا سبجیکٹ ہی رہا ہے. 90s کی پالیٹکس بھی میں نے دیکھی بھی ہے اور کور بھی کی ہے. پھر جنرل پرویز مشرف کے 8-9 سال بھی میں بہت ہی فعال اور ایکٹیو جرنلسٹ رہا ہوں. پوسٹنگ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. پیپلز پارٹی کا 2008 سے 13 تک دور تھا, وہ بھی ہمارے سامنے گزرا, کنٹروورسیز بھی چلتی رہی ہیں. اور لیکن یہ بالکل ہی انوکھی طرز کی صورتحال پیدا ہوئی ہے ابھی, اسپیشلی کہ پہلے مانا نہیں گیا, یا یوں کہیں کہ ڈیلے کیا گیا, پھر آج نوٹیفیکیشن آ گیا اور وہ بھی پھر 1 مہینہ کی آگے تاریخ دے دی گئی. تو کیا یہ کمپرومائز ہے؟ اور اگر یہ کمپرومائز ہے تو پھر پوسٹنگ ٹرانسفر پہ اب کمپرومائز ہوا کریں گے. بہت سارے سوالات ہیں, میں ان سوالات کو نہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں نہ میں ان میں پڑھنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ مسائل اور اس طرح کے ایشوز یوں پبلکلی جلسوں میں ڈسکس نہیں ہوا کرتے, اس بار ہوئے. پریس کانفرنسز میں نہیں ہوا کرتے, اس بار ہوئے. شیخ رشید خود پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ موچی گیٹ اور چوک چوراہوں میں یہ باتیں نہیں کیا کرتی, اور وہ خود یہ بات ایک پریس کانفرنس میں کر رہے تھے. تو اس سے نیک نامی کسی کی نہیں ہوئی. اب بھی اصول کیا بنا کہ میں اگر آپ سے یا کسی اور سے پوچھوں کہ کس کی بات مانی گئی, کس کی بات نہیں ریجیکٹ ہوئی, تو پھر جواب یہی آئے گا کہ مڈل گراؤنڈ ہے. تو کیا پوسٹنگ میں مڈل گراؤنڈ ہوا کرتے ہیں, یا اب یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا؟ اس لیے جتنے آج اگر کسی سوال کا جواب ملا ہے ہمیں, تو بہت سارے سوالات اپنی جگہ پہ برقرار رہے ہیں. ہم فکر مند ہیں, میں پہلے بھی آپ سے ایک دن بات ہو رہی تھی, ہم فکر مند ہیں, ہمیں فکر ہے, ہمیں اپنا ملک عزیز ہے, اپنے ادارے عزیز ہیں, اپنا نظام عزیز ہے, یا ایک سموتھ جو کوئی اور نارمل ملک ہے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا اسی طرح سموتھ نارمل ملک ہو. یہ عجیب سا فیصلہ ہے, بس میں اتنی ہی بات کر سکتا ہوں. بٹ دیر از نو ون ون سچویشن. کیا کہیں گے آپ, مس ہینڈل ہوا؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ انٹرویوز وغیرہ بھی کریں گے, اور اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا, کوئی ایسی پریزیڈنس نہیں تھی ود ان دس گورنمنٹ, ود ان دس پرائم منسٹر ٹینیور. اس سے پہلے جو DGISI کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تب بھی اس طرح کے کوئی جس کو اب کہا جا رہا ہے کہ پروسیجرل کوئی سقم وغیرہ تھے, پہلے ایسی کبھی چیزیں نہیں تھی. تو یہ مس ہینڈل زیادہ ہوا یہ معاملہ. دیکھیں, مس ہینڈل ہم کہہ رہے ہیں نا, جنہوں نے کیا ہے انہوں نے تو اپنی دانش میں, اپنی پلاننگ میں, اپنی پالیسی کے تحت کیا نا. اتنی بڑی باتوں میں سوچ و بچار ہوتا ہے, اس میں مس ہینڈلنگ کی گنجائش نہیں ہوتی, بالکل آیوٹا بھی گنجائش نہیں ہوتی. اس طرح کی پوسٹنگ ٹرانسفر کبھی خبروں کی زینت نہیں بنتے تھے, بس وہ ہو جاتے تھے اور پھر بعد میں جو ہے وہ کہہ بھی دیا جاتا تھا. اس سے پہلے ایکسٹینشن کے معاملے پہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ڈرافٹ والی جو بات تھی وہ بھی اسی گورنمنٹ میں ایک مسئلہ ہوا تھا, وہ بھی اس سے پہلے. میں آپ سے یہی تو بات کر رہا ہوں کہ یہ مس ہینڈلنگ نہیں ہے, کیونکہ پوری ہماری وزارت قانون ایس او سے لے کے سیکرٹری تک, اور پھر جو وزیر قانون ہے ماشاءاللہ وہ بھی بیرسٹر ہیں. کیا آپ مجھ سے یہ کہلوانا چاہ سکتے ہیں کہ ہمارا نظام ایک سمری نہیں بنا سکتا؟ نو 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 نو, ایسی بات نہیں ہے. آئی ٹرسٹ دیز پیپل جو سارا دن سمریاں کھیلتے ہیں, کیونکہ لا منسٹری میں کسی بھی
मिनिस्ट्री का कोई समरी हो, वेटिंग लॉ मिनिस्ट्री करती है। तो दे आर सपोजिटली एक्सपर्ट पीपल। वो जो 3 बार समरी गई, 3 बार वापस आई, मैं पब्लिकली कहना चाह रहा हूं कि वो भी बाय डिफॉल्ट नहीं था, बाय डिजाइन था। और अच्छा। वो भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा हुई थी। और अभी तो 3 हफ्ते मसलसल ये मामला चलता रहा, 3 हफ्ते मजाक बना रहा, 3 हफ्ते क्या साराइयां होती रहीं और सबने बढ़ चढ़ के साराइयां की। ठीक है। इसका भी तो कोई हिसाब किताब है ना। यही चीज रखेंगे आसमा शिराजी आपकी तरफ। इजंट इट ए सीरीज ऑफ एरर्स? अगर चाहे पहले उसकी ड्राफ्टिंग की भी बात कर लें और अभी का भी मामला ले लें, तो मिस हैंडलिंग, ये सारी चीजें आसमा शिराजी? जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये मिस हैंडलिंग है। ये बिल्कुल सोचे समझे तरीके से की गई है और इदारे को बहुत डिफेंसिव पोजीशन पे ले जाया गया है। ये इतने बड़े मामला जो हैं वो सिर्फ मिस हैंडलिंग पे नहीं होते हैं, जिस तरह से हमने देखा। और राजा साहब बिल्कुल बजा कह रहे थे, ये पहली हुकूमत तो नहीं है। 20 साल और 30 साल के जो पुराने जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम मुझ समेत, हम 20 साल तो हमें भी हो गए, इस तरह कभी देखा नहीं है कि ये इदारों के, और खास करके DGISI की अपॉइंटमेंट, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर जो है वो होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनका एक प्रेरोगेटिव होता है, उनका वो अपने तरीके से मुंतखब करते हैं, उनका एक बिल्कुल सिविलियन बालादस्ती उसके अंदर पूरी तरह से आती है। मगर ये तो नॉर्मल एक रूटीन की जो है वो के ये इम्पोर्टेंट होती है पोस्टिंग, लेकिन इससे पहले कभी ये इशू नहीं बनी है। ये तासुर देना कि चंद शख्सियात ही जो हैं वो उनके इख्तदार या उनके लिए जरूरी है, ये इदारों के लिए बहुत खतरनाक चीजें होती हैं। तो जाहिर है कि ये जो सूरत हाल आई है ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल थी। और इसके साथ साथ अभी शायद थोड़ी देर में प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी कोई नोटिफिकेशन आ जाए, जो कि हम तवक्को कर रहे हैं कि जल्द आ जाएगा। वो हम उसमें भी देखेंगे कि वो क्या कहते हैं और किस तरह से जो है वो सिलेक्शन ऑफ DGISI कैसे बनाई गई है, कैसे की गई है, क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इस वक्त